बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बधाए। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वक्त वन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था व्रत के बारे में, ठीक है ना। व्रत के अंतर्गत आने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था, ठीक है ना। व्रत के अंतर्गत व्रत के क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट के बारे में भी मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की। आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो और उसका पूरा लाभ ले सकते हो। उस वीडियो को अपने 5 दोस्तों में भी शेयर करो, आपके दोस्त भी उसका लाभ लेंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको व्रत के ही बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें और साथ में उससे संबंधित सवालों को हल करना बताऊंगा, ठीक है जी। आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन शॉर्ट में कराऊंगा जो पिछले वीडियो में बताया था, जरा ध्यान दें। फर्स्ट पॉइंट है व्रत का केंद्र। व्रत का केंद्र क्या होता है? आपको मालूम है कि प्रकार की नोक को किसी पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस पॉइंट के चारों ओर प्रकार को घुमाते हैं, तो क्या बन जाता है? वृत्त। तो जिस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर प्रकार को उसके चारों ओर घुमाते हैं वही पॉइंट ही वृत्त का केंद्र होता है। बात समझ में आई? मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये हमने पॉइंट ले लिया P, देख रहे हैं ना, ये पॉइंट P है। यहां पर प्रकार की नोक को रखा गया, ठीक है। और फिर क्या किया, इसके चारों ओर प्रकार को घुमा दिया, ये क्या बन गया? वृत्त। तो इस तरह से जिस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर प्रकार को इस पॉइंट के चारों ओर घुमाया गया, तो जहां पर प्रकार की नोक रखी गई थी वही पॉइंट क्या हो गया? केंद्र हो जाएगा। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया, जान लीजिए। इसके आगे देखते हैं व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या, अब आप ध्यान दीजिए, ये आपके सामने व्रत है जिसका केंद्र P है। आपको जैसा कि मालूम है कि व्रत के इस व्रत पर कई सारे बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं। इस व्रत पर अनगिनत बिंदु स्थित होते हैं, है ना। हम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले सकते हैं ना। ये मान लीजिए पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पॉइंट B है, यहाँ पर कोई पॉइंट C है, यहाँ पर कोई पॉइंट D है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं पॉइंट A को व्रत के केंद्र P से मिला देता हूं, क्या समझे? व्रत के केंद्र P को व्रत पर स्थित पॉइंट A को, यानी A और P दोनों को मिला दिया। फिर से ध्यान दीजिए, व्रत का केंद्र P है और व्रत पर स्थित कोई पॉइंट A है, तो A और P को मिला दिया। तो A और P को मिलाने वाला रेखाखंड ही व्रत की त्रिज्या कहलाएगा, यानी कि ये AP त्रिज्या होगी। इस तरह से व्रत की त्रिज्या की क्या परिभाषा हो जाएगी? व्रत के केंद्र को व्रत पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड ही व्रत की त्रिज्या कहलाता है। ओके, इसका मतलब AP क्या हो गया? त्रिज्या। तो यहां पर त्रिज्या क्या हो गई? AP। एक बात यहां पर और ध्यान दीजिए, व्रत का केंद्र व्रत पर स्थित बिंदुओं से हमेशा बराबर दूरी पर होता है। क्लियर? यानी कि
केंद्र P से बिंदु B जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर बिंदु C होगा, उतनी ही दूरी पर A होगा और उतनी ही दूरी पर B भी होगा। क्लियर? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त की जो AP, BP, CP और DP ये सब आपस में रेखाखंड बराबर होंगे और चूंकि ये सभी त्रिज्याएं हैं, इसका मतलब ये सभी आपस में बराबर होंगी। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP इक्वल टू DP। बात समझ में आ गई ना? तो प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं पॉइंट ए वृत्त पर स्थित बिंदु है, पॉइंट बी वृत्त पर स्थित बिंदु है। अब यदि ए और बी को मिला दिया जाए और एडी ये जो रेखाखंड है ये कहां से होकर जाता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है ना? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित हैं। क्या समझा? ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित हैं और वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। क्लियर? तो इस तरह से APD ये क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। और भी व्यास हो सकते हैं, है ना? इसमें आप देखिए ये पॉइंट C है जो वृत्त पर स्थित है और इधर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं E। तो क्या करते हैं? C को E से मिला देते हैं और ये C रेखाखंड कहां से होकर जाता है, कहां से गुजरता है? वृत्त के केंद्र से। इस तरह से CPE भी वृत्त का व्यास हो गया। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के व्यास भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? यहां भी हम कह सकते हैं APD बराबर CPE। क्लियर हो रहा ना? व्यास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायमीटर। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है ना? क्या कहते हैं? रेडियस। ये बात ध्यान रखिए। ये वृत्त आपका सर्किल हो गया, ठीक है ना? अब बात आती है परिधि की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, परिधि, वृत्त की परिधि। मान लीजिए हम कोई एक सिक्का लेते हैं, ये 1 रुपये का सिक्का है, देख रहे हैं ना? दिख रहा है? ये 1 रुपये का सिक्का है। अब मान लीजिए हम एक धागा लेते हैं और ये पॉइंट A है। इस धागे को इस सिक्के के किनारे 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 घुमा देते हैं और घुमाते घुमाते एक पॉइंट तक आ जाते हैं, ठीक है? अब उस धागे को वहीं पर काट लेते हैं। तो ये सिक्के के चारों तरफ किनारे किनारे घुमाने पर एक चक्कर में जो धागे की लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि होगी, ठीक है? आप एक कैरम वाली गोटी लीजिए, चूड़ी लीजिए, धागे को उसके चारों ओर एक चक्कर घुमा दीजिए और उस धागे को आप स्केल से मेजर करिए, नापिए। उस धागे की जितनी लंबाई होगी वही उस वृत्त की परिधि होगी। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से परिधि बराबर क्या होगा? क्या होगा? वृत्त के चारों ओर एक
पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी परिधि होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ सवालों को हल करना बताऊंगा, ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो बात समझ में ना आए उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो सवाल मैंने आपको बता दिए हैं उनको खूब प्रैक्टिस करो, और आपकी बुक में जो सवाल दिए हुए हैं उनको हल कर करके देखो, सॉल्व करो, तो आपका काम और आसान होता जाएगा। ठीक है ना। चलिए, मैं आपको कुछ सवालों को बताता हूं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है? वृत्त की परिधि ज्ञात करो। ठीक है ना। वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका व्यास दिया हुआ है। यदि व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? यदि कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताओ। वीडियो को पूरा देखो और अपने 5-5 दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। आप भी इसका फायदा लो, अपने दोस्तों को भी फायदा दिलाओ। ओके, आपको व्यास दिया हुआ है, यहां लिखो, है ना। व्यास आपको दिया है, कितना है? 8 सेंटीमीटर है। क्या मालूम करना है? परिधि। परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। परिधि बराबर क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में, समझते जाइए। आर यहां पर त्रिज्या है, रेडियस। इस 2r को ले लेते हैं तो एक नया फार्मूला बन जाता है, पाई इंटू 2 इंटू आर क्या होता है? डायमीटर होता है, व्यास। तो इसका मतलब हम यहां लिख लेंगे पाई इंटू डी। क्लियर हो रहा ना। तो बहुत आसान है। आपको पाई की वैल्यू भी मैंने बताया था, कितना होता है? 22/7 या 3.14। जैसा जरूरत हो उस हिसाब से इसको हम लिख लेते हैं, इसका मान यूज करते हैं। तो देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं? पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22/7 और डी कितना है? व्यास है 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए, ये जो 8 सेंटीमीटर है 22/7, इसमें 22/7 को क्या करते हैं? कट करने में दिक्कत हो रही है ना। तो यहां पर हम सीधे सीधे 3.14 वैल्यू लिख लेते हैं और इंटू 8 कर लेते हैं, क्योंकि व्यास 8 दिया है। मल्टीप्लाई करिए, 832 का 2, 8 कम 8 3 11, एक रहा 8 24 और एक 25 आ गया। तो 25.12 सेंटीमीटर। इसको यहां से डिवाइड करने के बजाय ये वैल्यू हम 3.14 वाली यूज करके सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसानी से आ गया। तो परिधि कितना हो गया? 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर
इसको आप प्रैक्टिस करना, जो बात समझ में ना है उसको बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा व्यास ज्ञात कीजिए। आपको व्यास पता करना है और परिधि आपको दी हुई है। परिधि है यहाँ पर 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए तो आपको जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आपको व्यास पता करना है और परिधि दी हुई। आपको जैसा कि पता है परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये याद कर लीजिए अच्छे से। तो इसलिए हमें व्यास पता करना है तो व्यास इधर लाते हैं, तो व्यास बराबर क्या होगा, ये पाई इसके नीचे आ जाएगा, यानी परिधि बटा पाई, ये नया फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, परिधि कितना दी है 66 और पाई कितना 22/7, इसकी वैल्यू होती है आपको पता है। तो देखिए क्या होगा, ये 66 ये डिवीजन में है, इनटू में जाएगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। डिवाइड करो 22 बन जा और 22 3 जा 66 हो गया। 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21, यानी व्यास कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई है, क्लियर हो रहा है ना। तो मैंने आपको क्या बताया आज, आपने व्यास निकालना सीखा और परिधि निकालना सीखा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो और बात आसान होगी समझना। जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए फटाफट देखिए और समझते रहिए। जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से अवश्य बताते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यास ज्ञात करो और परिधि आपको दी हुई है 132 मीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, व्यास वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, व्यास बराबर क्या होगा परिधि बटा पाई, ठीक है। तो परिधि कितना है 132 लिख लीजिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, कितना हो जाएगा 132, ये 22/7, 22 नीचे रहेगा 7 ऊपर हुआ। अब आप इसको 11 से करो, 11 दूना 22 और ये कितना होगा 11 एकम 11, 2 रहा 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 सत्ते 42 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, यही इसका व्यास हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हो कि इसकी त्रिज्या बताओ, तो कैसे निकालेंगे, ओके। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, व्यास का आधा कर देते हैं, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ 42 है, 42 का आधा कर दो, त्रिज्या निकल आएगी, यानी कि 42/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 21 मीटर। समझ में आया, ये त्रिज्या हो गई, बहुत आसान है। बाकी जो आपको समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने 5 दोस्तों में जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भी लाभ लो,
अपने जानने वालों को इसका लाभ दिलवाओ। ठीक है ना? जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है ना? कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें। ओके, धन्यवाद।